हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट लेक्चर कैडर के ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट अमिटिंग डायोड एलईडी अमिट्स लाइट। एलईडी कब लाइट अमिट करती है? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड? नहीं, लाइट ऑप्शन ए नहीं बनेगी क्योंकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाएंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उनको भेजने के लिए, वो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी देखें, इट इज़ द रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस तो कोई भी हो सकता है, जीनर डायोड भी रिवर्स बाइस होता है, फोटो डायोड्स भी हम रिवर्स बाइस रखते हैं। लाइट एमिट करने के लिए ये भी कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन को देखें, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड कंबाइन विद द होल इन दी वैलेंस बैंड, जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करेगा तो कुछ एनर्जी एमिट होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है? वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और एक ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन सी भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो एलईडी का बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जब रिकॉम्बिनेशन होगी तब हमारे पास लाइट एमिट करेगी। तो ऐसे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 121 क्वेश्चन है द कैथोड ऑफ अ जीनर डायोड यूज्ड इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज। अब कैथोड वैसे तो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे जीनर डायोड की जब साइन कन्वेंशंस करते हैं वहाँ पे इसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। ये है कैथोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल है। और ये है एनोड, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब जीनर डायोड को किस में हम, जीनर डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जीनर डायोड को हम रिवर्स बाइस में काम करवाते हैं। तो रिवर्स बाइस, इस डायोड को रिवर्स बाइस करने के लिए क्या करना होगा हमें? रिवर्स बाइस करने के लिए ये कुछ ऐसे है, जीनर डायोड कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास एनोड, क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो जाएगा कैथोड। अब अगर आपने इसको रिवर्स बाइस करना है तो इसके साथ पॉजिटिव अटैच करना होगा, ठीक है। इसके साथ पॉजिटिव और इस वाले के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव देनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। इस टर्मिनल पे, इस नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ेगी, तब ये क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू देन एनोड, ठीक है। कैथोड पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर इस टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ गई तब भी ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ अ 100 टर्न कॉइल वेरीज विद द टाइम, ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड करनी है। तो ईएमएफ और फ्लक्स का क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे ईएमएफ किसके इक्वल होती है? -d∅/dt के। ये एक टर्न के लिए है, एन टर्न्स के लिए एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फाई की कितनी वैल्यू गिवन है? t³ -2t। डेरिवेटिव कर दो, d/dt t³ -2t। तो यहाँ से -n 3t² -2 आ जाएगा। अब हमने ईएमएफ फाइंड करनी है एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। अब n की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है? 100। 3 2 t की जगह पे क्या पुट कर दो? 2 -2। तो यहाँ से -100, ये आ जाएगा 4 -2 -100, ये 12 -2। तो यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 10 आ गया है, तो ये बन गया है 10⁻3, ठीक है। अब जो ये आंसर था, जो ये फ्लक्स है, ये मिली वेबर में गिवन है, मिली वेबर में गिवन थी। तो मिली वेबर को मिली
वेबर को वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो -3 लगाएंगे, ठीक है। तो साथ में आ जाएगा 10⁻³ वेबर, तो ये कैंसिल होके -1 वेबर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने मिली वोल्ट को वेबर में कर लिया है, ठीक है, और साथ में टी है, इन टर्म्स ऑफ टी है, तो टी की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो वो यूनिट कन्वर्जन करके, क्योंकि सारा आंसर क्या है, वोल्ट में गिवन है, तो ये हमारे पास वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू -1 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the positively charged particle approach the heavy nucleus, the trajectory of the particle। तो इसको अगर आप सोचोगे, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, एक हैवी पार्टिकल है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है, ये लाइट पार्टिकल है, ये हैवी है, तो ये पार्टिकल इस, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे पार्टिकल की शेप चली जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या बन रही है, एक हाइपरबोला की तरह लग रही है ट्राजेक्टरी। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रीवस्टर लॉ फॉर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, इस पे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगर हमें एंगल पता चल जाए, हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्योंकि न्यूक्लियस रेस्ट पे है, ठीक है, न्यूक्लियस रेस्ट पे है, बट वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो एज आ क्या करेगा कि पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि एटम ही बहुत स्मॉल होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो स्पिन और ऑर्बिट में, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन में कपलिंग होती है। वो होती किसकी वजह से है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन सी फोर्स होती है, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वजह से। वैसे अभी तक श्योरिटी नहीं है कि ये इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, ठीक है, बट अगर एक वे से सोचा जाए तो इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है। बट अगर हम सोचें, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और वीक फोर्सेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी या फिर वीक फोर्सेस होंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो अभी इस क्वेश्चन पे डाउट है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी तो इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका आंसर और सोचा जाएगा कि क्या हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, लिक्विड हीलियम डज नॉट सॉलिडिफाई एट दी इवन एट द एब्सोल्यूट जीरो एट एबिडेंट प्रेशर। तो जो लिक्विड हीलियम है उसको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो आइस में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, क्योंकि उसकी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ड्राक इक्वेशन द गिवन पार्टिकल हैज़ एंटी पार्टिकल। ड्राक ने बोला था कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट कैन बी थ्योरेटिकली बी ऑब्टेन्ड एनिलेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज। तो अगर हमने एनर्जी फाइंड करनी हो, ठीक है, एनिलेशन मीन्स पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अगर हमने एनर्जी निकालनी है कि कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइंस्टाइन रिलेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू mc² होता है, 1 ग्राम गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब अगर हमने जाउल में लिखनी है लिमिट्स, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम बाई 10⁻3, ठीक है। तो ये 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ये 9 × 10⁻16। तो यहाँ से E आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। अब हमने आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, तो 1 जूल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको 1.6 × 10⁻19, तो यहाँ से 9/1.6 × 10⁻, ये हो जाएगा 32, और इसको सॉल्व करने के बाद 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 5.62 समथिंग, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपोलैरिटी पॉसिबल फॉर अ रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन इज लिमिटेड बाय अ सिलेक्शन रूल बेस्ड ऑन, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी मीन्स गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन, वैसे तो सिलेक्शन रूल में एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी दोनों आते हैं, बट अगर हमने लिमिटेड करना हो, कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है अगर उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो, ठीक है। वो हम आगे बोल देते हैं कि पैरिटी अगर कंजर्व है तो अलाउड है, उसके बाद फॉरबिडन, ये सारे केसेस आ जाएंगे। बट फर्स्ट सिलेक्शन रूल क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अमिटेड इन द बीटा डीके ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास डिफरेंस हमें गिवन है। हमने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, एक्स ए जेड। वैसे हमारे पास है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी, ये क्या है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और बाकियों की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्यू वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। अब अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी हम क्या कर देंगे, 0, ये रेस्ट से इसमें डिके करेगा, ठीक है। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो क्यू वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें क्यू वैल्यू मासेस की टर्म में निकाले, क्योंकि हमें मास डिफरेंस गिवन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियर मास की टर्म्स में निकाल रहे हैं इनटू c²। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पुट किया,
1.30 इसकी ये MeV में गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास MeV में कितना होता है 0.51, ठीक है। तो इससे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0.79 समथिंग आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन एन आइसोस्पिन मल्टीप्लेट पार्टिकल्स डिफर इन, ठीक है। जैसे हमारे पास आइसोस्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या होती है, जैसे ये है आप इसको कैसे बोल सकते हो, आइसोस्पिन मल्टीप्लेट सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, ठीक है। जैसे हमारे पास पाई माइनस, पाई प्लस, पाई नॉट, ये क्या है आइसोस्पिन मल्टीप्लेट है, ठीक है। अब इनमें क्या होती है, इन सभी का बेरियन नंबर भी सेम होगा, पैरिटी भी सेम होगी, ठीक है। और इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंट होती है सिर्फ इनका चार्ज। इसका चार्ज देखोगे -1, इसका चार्ज देखोगे +1, इसका चार्ज देखोगे 0, ऐसे ही 0 +1 -1। तो इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनमें चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 132 क्वेश्चन है शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है, ये बेस होता है स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। जो शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इज बेस्ड ऑन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद क्वेश्चन 133 एन एक्सरे फोटोन कोलाइड्स विद द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन द कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या है, एक फोटोन एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री फोटोन के साथ उल्टा बोल रही हूँ, फोटोन एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है और फोटोन स्कैटर हो रहा है, तो ये कॉम्पटन स्कैटरिंग है, ठीक है। अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग है तो उसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 134 पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन स्लाइडिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये है क्या, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे है कोई पार्टिकल, ठीक है, वो नीचे स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है नीचे स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो जो पाथ होता है ये क्या है, एक बीड स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, जो पाथ होगा, ठीक है, वो क्या होगा साइक्लॉइड, ठीक है, कुछ ऐसे करके पाथ बनता है, ठीक है, ये क्या होता है साइक्लॉइड की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स द नेसेसरी कंडीशन अबाउट द क्वांटिटी अपेयरिंग एज एन इंटीग्रल हैज़, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमें गिवन है एक सेट, उन्होंने कहा है कि ये सब ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। ये सेट ये ग्रुप तो बहुत देखा हुआ है। अब 1 है, इसको मैं आइटा 4 लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ आइटा स्क्वायर, ये आइटा ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं
आइटा क्यूब। तो हर एक एलिमेंट आइटा से बन रहा है, तो अगर कोई भी सेट का एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस में ऑल मैट्रिसेस में सिंगुलर मैट्रिक्स भी आती हैं। सिंगुलर मीन्स जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर ग्रुप बनाना है तो उसे 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सी है? क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्सेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या सिंगुलर मैट्रिसेस बना सकती हैं ग्रुप? नहीं बना सकती, क्योंकि उनका तो इन्वर्स से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेट ऑफ ऑल रैशनल नेगेटिव नंबर्स, 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर तो इस सेट में लाई ही नहीं करता है, तो यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं ओबे हो रही, तो ये भी इनकरेक्ट है। बोथ बी एंड सी, ये भी इनकरेक्ट। इसके तो चारों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिस प्रिंटिंग है। वो मिस प्रिंटिंग क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नहीं, यहाँ पे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना था। तब अगर यहाँ पे नॉन सिंगुलर होता तो इसके चारों के चारों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 138। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट्स फैब्रिकेटेड यूजिंग मॉसफेट्स हैव एन एडवांटेज ओवर दूज यूजिंग बीजेटीज बिकॉज। अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, दे आर करंट कंट्रोल डिवाइस। मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, ठीक है। हम वीजेसी गेट की वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, तो ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। हैव देयर ग्रेटर इनपुट इम्पीडेंस, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। देयर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स आर ग्रेटर। मॉसफेट्स का तो जो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस हाई होने की वजह से जो इनपुट वोल्टेज बोल सकते हो या फिर इनपुट करंट बोल सकते हो वो ज़ीरो होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। दे हैव स्मॉलर इनपुट इम्पीडेंस, नहीं, इसकी हाई होती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। वेवलेंथ फाइंड करनी है हमने फोटोन की। तो वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? h/m/v के, ठीक है। अब यहाँ से देखो p मोमेंटम होता है। फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? pc, तो यहाँ से p आ जाएगा e/c। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो hc/e आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करनी है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, ये h की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, E की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको जाउल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है मीटर में, ये मीटर में है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी मीटर में है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाती है ऑप्शन सी। उसके बाद द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ हाई सुपरकंडक्टर कंपाउंड, ये कंपाउंड गिवन है बिलो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ही होता है, तो
ये क्या है, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर्स की जो ससेप्टेबिलिटी, वो आप ऐसा बोल सकते हो, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, परफेक्टली डायामैग्नेटिक होते हैं। परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टेबिलिटी -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है पेयरिंग एनर्जी टर्म अपीयरिंग इन द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर द लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिपेंड्स अपॉन। अब जो पेयरिंग टर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। पेयरिंग टर्म ये होती है प्लस माइनस पेयरिंग टर्म, ठीक है, A3/4। एक तो ये A पे डिपेंड करती है, अब ये Z पे भी डिपेंड करती है। अगर इवन इवन होंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ऑड ऑड होंगे तो नेगेटिव होगी, अगर इवन ऑड है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये A और Z दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अननोन मटेरियल हैज़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विच डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर मेटल्स में देखें तो उसकी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट है। पॉसिबली अ सेमीकंडक्टर बट नॉट अ इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर हो सकता है क्योंकि उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इंसुलेटर्स की भी डिक्रीज़ हो सकती है रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो या तो वो सेमीकंडक्टर हो सकता है या फिर इंसुलेटर हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ये भी देख लेते हैं, मस्ट बी अ सुपर कंडक्टर इफ़ इट्स रेजिस्टेंस वैनिश एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पे उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पहले 144 देख लेते हैं। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ कितनी होगी इसकी, फ्यू सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 143 की अगर हम बात करें, एन एटॉमिक बॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ यूरेनियम एक्सप्लोड्स एंड रिलीज एनर्जी इतनी, ठीक है। एंड इट इज़ नोन दैट ईच यूरेनियम 235 विच अंडरगोज फ्यूजन रिलीज 3 न्यूट्रॉन्स and 200 MeV of energy. The total energy of neutron release is, ये हमने फाइंड करनी है। तो अगर हमने देखना हो कि नंबर ऑफ यूरेनियम एटम कितने रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, ठीक है, इसमें 2 × 10⁻14 जूल, ठीक है। जब एक यूरेनियम रिलीज होता है तो साथ में कितनी एनर्जी आती है, 200 MeV, ठीक है। तो इसको MeV को हटाएंगे तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे जूल लिखोगे तो 1.6 × 10⁻−19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 100, ये 10⁻2 ऊपर जा सकता है, 1/1.6, 10⁻14 ये 8 -8 + 19, तो ये बना है 10⁻, ये बन गया है हमारे पास -6, ठीक है, +19, तो ये 13 बन गया है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 13। यहाँ पे मैंने
-6 प्लस आएगा तो 6 + 19 25 बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो इतने यूरेनियम एटम आते हैं, तो एक यूरेनियम के पीछे कितने न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स। तो इतने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम आएंगे, तो हमने न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, कितने आएंगे? तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1.9 × 10⁻25। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस की मैंने आंसर की बताई है, सभी ने ये काम करना है, अपने मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, और साथ में कैटेगरी भी बतानी है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उन बेसिस पे हम इसकी कट ऑफ बनाएंगे कि लेक्चर कैडर में हर एक कैटेगरी के बेस पे, ठीक है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में कट ऑफ अपने मार्क्स बता देना विद कैटेगरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।